यस, वेलकम बैक। हम चर्चा कर रहे थे बजट निर्माण के संदर्भ में। हमने जो बजट का निर्माण उसके चरणों पर बात की थी कि बजट के जो दूसरा चरण है विधानमंडल में प्रस्तुतिकरण बजट की के संदर्भ में, तो जैसा कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, बजट का निर्माण, इसमें अनुमान तैयार करना, अनुमानों को एकीकृत करना और मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति। बजट की स्वीकृति के संदर्भ में सबसे पहला जो चरण हमने देखा, बजट का विधानमंडल में प्रस्तुतिकरण, और दूसरा हमने बात की थी बजट पर सामान्य चर्चा। अब हम तीसरी बात करेंगे, अनुदान हेतु मांगों पर मतदान। प्रत्येक मंत्रालय या विभाग द्वारा अपनी अनुमानित मांगें संसद के सामने प्रस्तुत करने पर लोकसभा अध्यक्ष उन्हें बारी बारी से मतदान का अवसर देता है। इस प्रक्रिया में लगभग 25 से 26 दिन लग जाते हैं। इस दौरान मंत्रियों से संसद में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष इसमें आपस में विचार विमर्श करता है और विचार विमर्श के संदर्भ में प्रायः 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव भी आते हैं। नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव, मितव्ययता संबंधी कटौती प्रस्ताव और प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव। नीति संबंधी यानी बजट जब किसी अनुमान मांग के पीछे कोई सरकारी नीति को अस्वीकृत करने के अनुशंसा के उद्देश्य से यह मांग की जाती है, तो वह नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव होता है। इसमें मांग की धनराशि 1 रुपये घटाने का प्रस्ताव होता है तथा नीति संबंधित मुद्दों की समीक्षात्मक आलोचना करते हुए वैकल्पिक नीति रखने का प्रयास किया जाता है। मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य होता है वो सरकार की नीति पर उंगली उठाना है। दूसरा है मितव्ययता यानी इकोनॉमिक कट मोशन। पहला था पॉलिसी कट मोशन, दूसरा इकोनॉमिक कट मोशन और तीसरा टोकन कट मोशन। तो दूसरा जो मितव्ययता संबंधी कटौती प्रस्ताव है वह है सरकारी व्यय में संभावित अपव्यय व धन के दुरुपयोग की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और यह मांग की जाती है कि अनुदान राशि में विशिष्ट धनराशि कम कर देनी चाहिए। यह प्रस्ताव किसी मांग, किसी विशेष मद में कमी, उसकी पूर्ण समाप्ति या संपूर्ण अनुदान में से एक मुश्त धनराशि कम करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। वाद विवाद के समय केवल विचारणीय मुद्दों पर ही विचार करने की अनुमति होती है। तीसरा होता है प्रतीकात्मक यानी किसी विशेष समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए संबंधित अनुदान मांग में से 100 रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है, तो वह प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव होता है। भारत में प्रायः ज़्यादातर कटौती प्रस्ताव ही होते हैं। संसदीय प्रणाली में बहुमत वाली सरकार अपनी प्रस्तावित अनुदान मांगें स्वीकार करवा लेती है, अतः कटौती प्रस्ताव कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। वस्तुतः स्थिति यही है, क्योंकि संसद में इनका बहुमत होता है, तो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट सत्र को प्रायः उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद होता है विनियोग विधेयक पर विचार या पारित करना। मतदान के बाद मांगों को विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और यदि विनियोजन विधेयक पारित नहीं होता तो वह अनुदान नहीं बन सकती। इस स्थिति में भारत की संचित निधि से बजट रखा जाता है। एक और चरण इसमें होता है, फिर उसके बाद मतदान। अनुदान मांगों पर 26 दिन तक चर्चा करने के बाद निर्धारित दिन सायं 5 बजे मतदान होता है। ये इस प्रक्रिया में सभी विभागों की अनुदान मांगें गुजरती हैं, किंतु पूरी बहस के लिए निर्धारित अंतिम दिन शेष सभी मांगों पर मतदान हो जाता है, चाहे उस पर बहस हुई हो या नहीं हुई हो। इसे हम कई बार कहते हैं, एक शब्द यूज़ किया जाता है गिलोटिन। बच्चों ये प्रश्न भी आता है, व्हाट इज़ गिलोटिन, यानी मुखबंद, यानी बिना बहस किए हुए जो प्रक्रिया बजट की होती है उसे हम मुखबंद या गिलोटिन कहते हैं। भारत में प्रतिवर्ष अधिकांश अनुदान मांगें मुखबंद रूप में पारित हो जाती हैं, मतलब उन पर कोई भी बहस नहीं होती। प्रायः 1 या 2 मंत्रालय के अनुदान मांगें ही बहुत अधिक समय ले लेती हैं, इसलिए उसी पर
विचार विमर्श होता है। उसके बाद है लेखानुदान। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यह भी प्रावधान है कि संसद बजट प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व ही वित्तीय वर्ष के प्रथम 2 महीने में कार्यपालिका को अग्रिम अनुदान स्वीकृत कर व्यय करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। इसे लेखानुदान भी कहते हैं। इस लेखानुदान में लोकसभा द्वारा अनुमानित बजट के छठे भाग के बराबर स्वीकृत किया जाता है। क्योंकि विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक की स्वीकृति में समय लगता है, अतः लेखानुदान पारित करने से बजट स्वीकृति 1 अप्रैल के पश्चात भी हो सकती है। लेखानुदान भी विनियोग विधेयक के रूप में पारित होता है। सामान्य रूप से लेखानुदान तथा अंतरिम बजट एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मामूली सा इनमें अंतर पाया जाता है। लोकसभा को यह भी शक्ति है वह किसी सेवा या चालू वर्ष में स्वीकृत राशि अपर्याप्त रहने पर सप्लीमेंट्री ग्रांट भी दे देता है, यानी अनुपूरक अनुदान की भी व्यवस्था होती है। यह भी विनियोग विधेयक की भांति पारित होता है। प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में यह प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में पूर्ववर्ती वर्ष की अनुपूरक अनुमान मांगें भी प्रस्तुत होती हैं। कई बार युद्ध जैसी विषम जब परिस्थितियां हो जाती हैं तो बिना व्यय अनुमान तैयार किए ही अग्रिम अनुदान स्वीकृत कर दिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक निधि से भी राष्ट्रपति स्पेशल ग्रांट स्वीकृत कर सकता है। ये सभी अनुदान मुख्य रूप से संसद द्वारा स्वीकृत होकर नियमित किए जाते हैं। इसके बाद है विनियोजन विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 1(10)(1) के अनुसार भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि बिना विधि द्वारा विनियोजन के नहीं निकाली जा सकती। अतः सभी अनुदान मांगों पर मतदान हो जाने के बाद संपूर्ण व्यय अनुमानों तथा विनियोग विधेयक, जिसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में स्वीकृत होने पर धन विधेयक के रूप में राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा इसमें संशोधन या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, अतः राज्यसभा की स्वीकृति के पश्चात विनियोग विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृत के लिए भेजा जाता है, जो स्वीकृति के पश्चात अधिनियम का रूप धारण कर लेता है तथा कार्यपालिका को संचित निधि से जो है धन निकालने का अधिकार मिल जाता है। अब बात करेंगे वित्त विधेयक। बिना कानूनी अधिकार के न तो कोई कर लगा सकता है और न वसूला जा सकता है। अतः व्यय करने के लिए आवश्यक धनराशि यानी नए कर लगाकर और पुराने करों की दरों में वृद्धि करके जुटाई जाती है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के बाद सरकार जब वित्त विधेयक प्रस्तुत करती है तो इसके माध्यम से व्यय करने की अनुमति होती है। वित्त विधेयक द्वारा व्यय किए जाने वाले धन का प्रबंध होता है। वित्त विधेयक भी पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा 14 दिन के अंदर उस पर विचार विमर्श कर संशोधन के बाद लोकसभा को भेजती है और वहाँ पर उस पर जो है राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। जो कर लगाए जाते हैं, कुछ कर वो स्थायी प्रकृति के होते हैं और कुछ कर अस्थायी प्रकृति के होते हैं। करों को बढ़ाने और नए कर लगाने संबंधी जो प्रस्ताव हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। करों से संबंधित प्रस्ताव जो होता है उसको हम वित्त विधेयक कहते हैं। जो लोकसभा में प्रस्तुत होता है वहाँ विनियोग विधेयक में बहस के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वहीं वित्त विधेयक में बहस के समय कर घटाने के संदर्भ में कटौती प्रस्ताव कई बार सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं। उसके बाद वही प्रक्रिया होती है, लोकसभा से वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में 14 दिन में वो बाध्य होता है और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद उसको अधिनियम का रूप ले लेता है और इससे सरकार को राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हमने बात की जो है बजट के निर्माण की। अब हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में कि बजट का क्रियान्वयन कैसे होता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।